नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। अभी आप लोगों ने देखा है कि वर्तमान मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया था। तो देश की जनता को कांग्रेस पर अविश्वास है, ये कौन कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की रगों में भरा है घमंड और अविश्वास। घमंड के कारण जली कांग्रेस की लंका जनता ने 400 से 40 पर पहुंचाया। राहुल पर साधा निशाना, कहा सत्ता की भूख दिमाग पर हो गई है सवार। दावा 2024 में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से आएगी सरकार। देखिए आप लोगों को बता दूं, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता तो मोदी मंत्रिमंडल जो भी शामिल है सभी को इस्तीफा देना पड़ता, यानी कि सरकार गिर जाती। प्रस्ताव यानी कि मोशन कहने का मतलब है कि संसदीय प्रक्रिया में सदन के समक्ष चर्चा हेतु रखी गई किसी औपचारिक बात को ही आप लोग प्रस्ताव कहते हैं एक तरह से। और अगर आप लोग देखें प्रस्ताव कितने तरह के होते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि स्थगन प्रस्ताव आप लोगों ने सुना होगा। इसके द्वारा लोकसभा के नियमित कामकाज को रोककर तत्काल महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कराई जा सकती है। एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, इसके द्वारा कोई भी सदस्य सरकार का ध्यान तत्काल महत्व के मामले की ओर दिला सकता है। मंत्री को उस मामले में बयान देना होता है और ध्यान आकर्षण करने वाले प्रत्येक सदस्य को एक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। एक आप लोग आपातकालीन चर्चा सुनते हैं, इसके द्वारा तत्काल महत्व के प्रश्नों पर 1 घंटे की चर्चा की जा सकती है, हालांकि इस पर मतदान नहीं होता है। एक आप देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो मंत्रिपरिषद तब तक पदासीन रहती है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करते ही सरकार को संवैधानिक रूप से पद छोड़ना होता है और नियमों में से आशय का एक प्रस्ताव पेश करने का उपबंध है जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है, यानी कि इस सरकार पर भरोसा नहीं बचा हुआ है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक निंदा प्रस्ताव आप लोगों ने सुना होगा। निंदा प्रस्ताव अविश्वास के प्रस्ताव से भिन्न होता है। अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों का उल्लेख नहीं होता है जिन पर वह आधारित हो, परंतु निंदा प्रस्ताव में ऐसे कारणों या फिर आरोपों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। और यह प्रस्ताव कतिपय नीतियों और कार्यों के लिए सरकार की निंदा करने के इरादे से ही पेश किया जाता है। तो इस तरह की जो भी आप देखते हैं कि विश्वास प्रस्ताव है जो सरकार की तरफ से लाती है, आप देखते हैं कि बहुमत जताने के लिए कि हमारे पास बहुमत है, उन सब की बात हो रही है। चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से बाहर होंगे प्रधान न्यायाधीश। सरकार ने भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में पेश किया विधेयक। चयन समिति में पीएम, नेता प्रतिपक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री होंगे इसके सदस्य। ये आप देखिए हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सहल पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और आप देखते हैं नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था कि इसमें आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश भी इसमें शामिल होगा, विपक्ष का नेता भी शामिल होगा। लेकिन आप देखते हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश शामिल हो। अभी तक क्या व्यवस्था है? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार विधेयक लेकर तब आई जब देश में उससे इसे लेकर कोई कानून नहीं था। सिर्फ एक व्यवस्था थी जिसमें आप देखिए इन पदों के खाली होने पर सर्च कमेटी के देश के वरिष्ठ व सेवानिवृत्त नौकरशाहों के नाम का इसके लिए चयन करती थी। बाद में इन नामों को पीएम के पास भेजा जाता था और इसमें से आप देखिए किसी एक नाम को पीएम मेरिट के आधार पर राष्ट्रपति को भेज देते था। तो उसी की बात हो रही है। और आप देखिए विधेयक के जरिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है इन पर। और आप देखते हैं कि इसमें कांग्रेस सांसद भी आप देखते हैं चुनाव आयोग जैसी संस्था निष्पक्ष नहीं रह जाएगी। चयन समिति के 3 में से 2 सदस्य सरकार के ही होंगे। ऐसे में बहुमत के आधार पर वह किसी भी इन पदों पर नियुक्त कर सकेंगे। और सरकार ने इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में भी सुधार किया है और मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों का वेतन अब कैबिनेट सचिव के बराबर होगा, एक कहा जा रहा है इसमें। रेपो रेट यथावत फिलहाल नहीं बढ़ेगी
ईएमआई, या आप देखिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर रेपो रेट में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है, और इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल ईएमआई नहीं बढ़ेगी। हालांकि केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने महंगाई पर लगातार नजर रखने की बात कहते हुए पूरे वर्ष के लिए महंगाई दर के अनुमान को बढ़ाकर 5.4 कर दिया है। वहीं आप देखिए 2023-24 के लिए 6.5 की आर्थिक विकास दर का अनुमान भी लगाया है। आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वैश्विक घटनाक्रमों का सामना करने के लिए भारत ज्यादा बेहतर स्थिति में है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले वर्ष की पहली या दूसरी तिमाही में ब्याज दरों में कटौती की स्थिति बन सकती है। और आरबीआई ने यूपीआई लाइट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को सुविधा देते हुए इसकी सीमा आप देखिए 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। यहाँ आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे आप लोग बैंकों का बैंक कहते हैं। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रेपो रेट क्या होता है? यह मुद्रास्फीति की स्थिति है जो तो आरबीआई रेपो दर बढ़ा देता है। इसके लिए कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेने से बचते हैं। यानी कि जो एक तरह से आप देखते हैं कि बैंकों को जो आरबीआई कर्ज देता है ना, रुपए देता है ना, उसी को आप लोग रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। मौद्रिक समिति की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इससे भी आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। मौद्रिक से नीति समिति, एमपीसी इसे आप लोग शॉर्ट में कहते हैं। और मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करता है एक तरह से। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा ये 2016 में हुआ था। 45 जेड बी के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठन करने का अधिकार है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो धारा 45 जेड बी में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। और मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा। और इसमें 6 सदस्य होते हैं। एक तो आरबीआई के गवर्नर, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। फिर आप देखिए मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर होता है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी होता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होते हैं। और तो ये आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये राघव चड्ढा ने भाजपा को दी आरोप साबित करने की चुनौती। ये आप देखिए आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा संसद सदस्य राघव चड्ढा ने स्वयं पर लगे विशेषाधिकार हनन के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि झूठ फैलाया जा रहा है, राघव चड्ढा ने फर्जीवाड़ा किया है। चलिए ये भी चल रहा है उन पर। बांके बिहारी मंदिर के भू अभिलेख में बदलाव का कोई सख्त नहीं है। जमीन को पहले कब्रिस्तान और फिर पुरानी आबादी के रूप में दर्ज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। आप लोगों को मैंने बताया ना कि ऐसे 3000 से ज्यादा स्थल कहे जाते हैं चाहे हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद बना हुआ है। और इन्हीं तरह के विवादों को रोकने के लिए धार्मिक स्थल कानून जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, उसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ, कोई मंदिर तोड़ा हो, मस्जिद तोड़ी गई हो, उस सबको भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त 1943 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है, आप सभी जानते हैं। निलंबित सीबीआई जज परमार को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित सीबीआई की पंचकुला विशेष अदालत की जज सुधीर परमार को गिरफ्तार किया है। और एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें गुरुग्राम से हिरासत में लिया है। शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश कर ईडी ने रिमांड भी मांग सकती है। सीबीआई की बात करें तो आप देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के छोटे छोटे जो संगठन होते हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से कमाना है, ठीक है, आय व्यय करना। जम्मू कश्मीर का
बिना शर्त विलय अनुच्छेद 370 की प्रकृति स्थायी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का समर्पण अक्टूबर 1947 में बिना शर्त किए किया गया था। यह कहना वास्तव में कठिन है कि राज्य को विशेष स्वायत्तता देने वाला अनुच्छेद 270 माफ करिए 370 स्थायी प्रकृति का था। ये सुनवाई चल रही है ना 370 के खिलाफ। और आप देखिए जम्मू कश्मीर से 370 35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। ज्ञानवापी में सर्वे की जानकारी मीडिया से साझा करने पर रोक लगी है। जिला अदालत का आदेश एएसआई वादी प्रतिवादी और वकील मीडिया को सूचना देने के लिए अधिकृत नहीं है। कहा गलत तथ्य प्रसारित या प्रकाशित करने पर हो सकती है विधिक कार्रवाई। ये आप सभी जानते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो आप देख रहे हैं कि देखभाल कर रहा है ज्ञानवापी मस्जिद की, उसी की बात हो रही है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को तोड़कर शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। सतर्क हो जाए, आपके दिल तक पहुंच गया है माइक्रो प्लास्टिक। टिकाऊ होना प्लास्टिक की खूबी है, लेकिन अब यही इससे खतरे का बहुत बड़ा कारण बन गया है। पानी के माध्यम से लोगों के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक के कण पहुंचने लगे हैं और शोधकर्ताओं ने बताया टिश्यू में मिले हजारों कण। बताइए, सर्जरी के पहले और बाद में लिए गए दिल के टिश्यू के नमूनों में मिले हैं माइक्रो प्लास्टिक के कण। अमेरिकी विज्ञानियों ने अध्ययन के नतीजों को बताया चिंताजनक और असमय मौत का कारण बन रहा है वायु प्रदूषण। एक बात आप लोग याद रखिएगा इसमें कि पानी पीते हैं तो आप लोग स्वस्थ शुद्ध ही पिया करिएगा। एक तरह से आप लोग देख लिया करिएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। पतंगबाजी के लिए जानलेवा मांझे की बिक्री पर रोक लगाने को उठाए कदम, सुप्रीम हाई कोर्ट कह रहा है। ये आप लोगों ने देखा होगा कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जो पतंग उड़ाने वाला मांझा होता है उससे कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। पशु पक्षियों को भी नुकसान होता है, उनकी भी डेथ हो जाती है। ये आप देखते हैं कि राजनीति की खबरें चल रही हैं, एक दूसरे पर आरोप चल रहा है खूब। ये आप देखिए राजनीति की खबरें, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मौजूदा 134 सांसद विधायकों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले हैं। 762 सांसदों और 4001 विधायकों के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण किया गया NEW ने। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आप देखिए कि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच ने रिपोर्टें जारी की है। हमारे देश में आप देखते हैं कि एक ईमानदार अगर चुनाव लड़े तो उसकी चुनाव की जब्त हो जाएगी जमानत। और एक आप देखते हैं कि दबंग जिस पर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, डकैत है, हत्या के आरोप लगे हुए हैं, वो आराम से चुनाव जीत जाता है। ये आप सभी जानते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। भाजपा में आप देखिए 44% सबसे ज्यादा दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे हैं सांसद व विधायक 13.4%, 134 में इसमें 18 4 सांसद और ये आप देखते हैं 14 विधायक। भाजपा में 7 हैं, कांग्रेस में 6, आप आदमी पार्टी में 1 है, तृणमूल में 1 है, AIUDF में 1 है, BJD में 1 है, BSRCP में 1 है। और राज्यवार स्थिति देखें तो आप देखिए बंगाल में 26, महाराष्ट्र में 14, उड़ीसा में 14, दिल्ली में 13। सरकारी योजना से पराली प्रबंधन बना किसान का रोजगार। हरियाणा में कैथल के गांव जसवंती के गुरपाल सिंह ने 6 वर्ष की पहले की शुरुआत, अब 250 लोगों को करा रहे हैं आमदनी।
और किसानों को हो रही अतिरिक्त आय। और आप देखिए कि अगर आप लोग पराली खेत में ही जला देते हैं तो खेत की आप देखते हैं कि जो उत्पादन क्षमता होती है ना वो घटती है और नुकसान होता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। लेकिन क्या करें, किसानों के पास आप देखते हैं कि कोई उपाय भी नहीं रहता है, वो आसानी से जलाना ही उनके लिए आसान होता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए पोर्टल से मिलेंगी ई पास। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि लोगों को सुबह लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है ना, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग नीचे लिखिएगा जरूर। मन की बात पर मध्य प्रदेश में बनेगा इतिहास, 100 घंटे लगातार चलेगा सेमिनार। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का होगा प्रयास इसमें। ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नौसेना का मालाबार अभ्यास आज से शुरू हो रहा है। भारतीय नौसेना की ओर से 2 युद्धपोत ले रहे हैं हिस्सा। ये आप लोग याद रखिएगा। सिडनी में आप लोगों को देखने को मिलेगा 11 से 21 अगस्त के बीच होने जा रहा है, ठीक है। और इसमें आप देखते हैं कि भारत हो ही गया। जो 4 क्वाड देश है ना, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की नौसेनाएं इसमें भाग लेंगी इसमें, ठीक है। और अभ्यास का लक्ष्य चारों देशों के बीच संपूर्ण समुद्रीय सहयोग का विस्तार करना है। भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेशी अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता का अभ्यास करेगा। भारत के निमंत्रण पर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास में भाग लिया था। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। 1992 में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था मालाबार। ये हिंद महासागर में 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार अभ्यास शुरू हुआ था। और जापान 2015 में आप देखिए इसका स्थायी सदस्य बना। और 2018 में ये आप देखिए अभ्यास गुआम में और 2019 में जापान में आयोजित हुआ। 2020 में आप देखते हैं कि 2 चरणों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित हुआ। और 2021 में आप देखिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर यह बड़ा अभ्यास आयोजित किया गया था। लैंडर कैमरे से ने खींची पृथ्वी व चांद की तस्वीर। ये चंद्रयान 3 के लैंडर कैमरे से ली गई धरती की तस्वीर और दाएं चांद के ऑर्बिट में जाते समय उस समय की सतह की फोटो। इसरो ने गुरुवार को यह तस्वीर जारी की है। चंद्रयान 3 का अंतरिक्ष में पहुंचा तो उससे लैंडर पर लगे शक्तिशाली इमेज कैमरे ने धरती की यह तस्वीर ली है। और जिनमें नीली धरती के ऊपर आप देखिए सफेद बादलों का चादर भी बिछी दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के बाद उसके लैंडर्स के दूसरे हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरा ने चांद की सतह का यह तस्वीर लिया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रकाश करात और नेविल सिंघम के बीच ईमेल आईडी जांच के दायरे। तिस्ता के स्वजनों व कुछ पत्रकारों को राशि के भुगतान की हो रही जांच। और चीन सरकार की मीडिया तंत्र के साथ करीबी से काम करता है तो अमेरिका अरबपति सिंघम। ये चलिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। पॉक्सो व एसटी एक्ट को वसूली का अधिकार बनने से रोके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कई मामलों में दर्ज करा दी जाती है झूठी एफआईआर। झूठे मामलों में कार्रवाई नहीं जरूरी आप देखते हैं कि सरकार से लिया मुआवजा वापस। ये आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह के जो भी कानून हैं उनका आप देखते हैं कि अगर उपयोग सही हो तो अच्छी बात हो, लेकिन दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है तो आप सभी जानते हैं फिर परेशानी खड़ी हो जाती है और बहुत सारे लोगों को इसकी आप देखते हैं कि नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो उसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। देश में कुछ सालों में एशियाई शेरों की तादाद बढ़ी, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, आप देखते हैं। एलओसी पर आज डाकघर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी पर पिन कोड ये आप देखिए 193-224 वाला यह भारत का पहला डाकघर बन गया है, जो किशन गंगा नदी के तट पर है। नदी के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है। बारामूला डिवीजन के डाक अधीक्षक अब्दुल हामिद कुमार के अनुसार पहले इसे अंतिम डाकघर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इससे आगे डिलीवरी नहीं की जा सकती थी। अब सेना ने इसे एलओसी या फिर सीमा से दूर के संदर्भ में देश के पहले डाकघर के रूप में बदल दिया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ
डाकघर भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पहले से ही काम कर रहा है। ये आप देखिए, बहुलवाद के माहौल में सर्वोत्तम काम करता है लोकतंत्र, मूर्ति कह रहे हैं। एनआर नारायण मूर्ति ने कहा है कि आर्थिक प्रगति के बावजूद भारत में गरीबी, जनसंख्या, पीने योग्य पानी और स्वच्छता जैसी अनसुलझी समस्याएं हैं। आप देखेंगे इन्फोसिस के संस्थापक है ना, वही कह रहे हैं। WHO ने एरिस कोविड वेरिएंट पर सतर्कता बरतने की बात की है। नाक बहना, सिरदर्द, थकान और गले में खराश प्रमुख इसके लक्षण हैं, और लक्षणों के आधार पर आप देखते हैं कि आधार पर संस्था ने इसे खतरनाक नहीं बताया है। WHO की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है, और आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस तरह के जो भी संगठन है, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। क्या कहते हैं? मदद पहुंचाते हैं आपको। तो चीन की एक और खतरनाक चाल। हाल ही में आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। अखबार के अनुसार अमेरिकी उद्योगपति नेवल राय सिंघम, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे कई देशों के अलावा भारत में भी चीन सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा अभियान चलाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खोजी रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंघम ने करोड़ों डॉलर खर्च करके जिन समाचार माध्यमों का इस्तेमाल किया, उनमें भारत में सक्रिय एक समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक भी शामिल है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 2021 में न्यूज क्लिक पर चीन समर्थन और भारतीय हितों के विरुद्ध दुष्प्रचार के मामले में शिकंजा कसा था। तब आप देखिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उस कार्रवाई को मोदी सरकार के खिलाफ समाचार माध्यमों की आज़ादी का गला घोंटने और लोकतंत्र को बर्बाद करने के नाम पर जमकर अभियान चलाया था। और अब भारतीय एजेंसियों की उसी आरोप की पुष्टि न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है। यह वही खबर है जो मोदी सरकार को अक्सर निशाने पर लेता रहता है। ऐसे में स्वाभाविक था कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर भाजपा और मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने संसद के भीतर, आप देखते हैं कि संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार सिंघम के एक अमेरिकी कारोबारी हैं जिनका अमेरिका के वामपंथी और माओवाद संगठनों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। चीनी दूतावास द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को मोटा पैसा दिए जाने और डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी द्वारा चीनी राजदूत से मुलाकात के आरोपों से कांग्रेस पहले ही घिरी हुई है। न्यूज क्लिक प्रकरण ने उसके लिए और मुश्किलें पैदा कर दी हैं, और इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि यह मामला सामने आते ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन सरकार, न्यूज क्लिक और कांग्रेस पार्टी एक ही गर्म नाल से जुड़े हुए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि न्यूज क्लिक ने विदेश से मिले 38 करोड़ रुपए से देश को बदनाम करने का अभियान चलाया। वह भारत विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। इस विवाद का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह रहा है कि देश की छवि बिगाड़ने, भारत में चीन के समर्थन में माहौल बनाने और भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुत्सित अभियान का अधिक आवश्यक और मुद्दा विमर्श के केंद्र से बाहर हो गया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि चीन सरकार विश्व भर में चीन विरोधी भावनाओं से ध्यान हटाने और चीन समर्थक माहौल तैयार करने के लिए कई स्वयंसेवी संगठनों और मीडिया संस्थानों तथा पत्रकारों पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। इससे पहले आप देखिए 2021 में भारतीय न्यायविद और पत्रकार और शोधार्थियों के संगठन लॉ एंड सोसाइटी ने भारत में चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा अभियान के कई पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर मैपिंग चाइनीज फुटप्रिंट एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी। उसमें व्यापार, राजनीति और जासूसी जैसे क्षेत्रों के अलावा सिनेमा, मीडिया, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों में चीन की गहरी घुसपैठ का लेखा जोखा दिया था। और उस रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार दीमक की तरह लगभग पूरी भारतीय व्यवस्था के भीतर घुसने का अभियान छेड़ चुकी है। यदि सरकार एवं समाज ने समय रहते समुचित कदम नहीं उठाए तो पूरी व्यवस्था भरमरा कर गिर जाएगी और उस पर आप देखिए चीनी प्रभुत्व बढ़ जाएगा। पिछले कुछ समय में चीनी कंपनियों ने भारत में अपने विस्तार की एक सुनिश्चित रणनीति पर काम किया है। इसमें समाचार, विचार और मनोरंजन जैसे उन माध्यमों में अपनी पैठ गहरी करने का प्रयास किया जो आमजन की धारणा को प्रभावित करने और जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। और इसी कड़ी में एक चीनी मोबाइल कंपनी ने फिल्मों एवं संगीत से जुड़ी कंपनी हंगामा में
हंगामा में आप देखते हैं करीब 200 करोड़ रुपए निवेश किया है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म गाना और एंटरटेनमेंट ऐप एमएक्स प्लेयर में भी चीनी कंपनी टेंसेंट का भारी भरकम निवेश है। ऑनलाइन वीडियो मार्केटिंग से जुड़ी बिडुली में भी चीनी कंपनी अलीबाबा का काफ़ी निवेश है। लॉ एंड सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के विभिन्न समाचार कंटेंट प्लेटफॉर्म डेली हंट में करीब 200 करोड़ और न्यूज डाग में आप देखिए 400 करोड़ का चीनी निवेश है। अलीबाबा के नियंत्रण वाली यूसी न्यूज पर भारत में प्रतिबंध लगाए जाने के समय तक करीब 13 करोड़ उपभोक्ता हो गए थे और चीनी निवेश संस्था ऐसी कंपनियों कम से कम 13 भारतीय भाषाओं में आप देखिए मीडिया संस्थान चलाती हैं। भारत की प्रमुख समाचार एजेंसियों में भी चीन का खासा प्रभाव है। याद रहे कि गलवान में चीनी हमले के तुरंत बाद एक एजेंसी ने चीनी राजदूत का लंबा साक्षात्कार चलाया था। उसमें आप देखिए राजदूत ने चीनी पक्ष को सही ठहराया था। एक अन्य एजेंसी का तो चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के 7 वर्षों पुराना अनुबंध है। हालांकि इंटरनेट के माध्यम से कुकुरमुत्ती की तरह उग आए कथित समाचार संस्थानों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की आड़ में काम करने वालों में किस प्रकार चीनी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, न्यूज क्लिक मामला उसकी जीती जागती मिसाल है। अभी इस दलदल में ना जाने कितने नाम और सामने आने हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन सरकार अपने हमदर्द पत्रकारों के माध्यम से भारतीय पत्रकारों के कई समूहों को चीन और तिब्बत की सैर करा चुकी है। वहीं भारतीय अखबार विज्ञापन की आड़ में चीनी दूतावास की ओर से जारी किए गए विशिष्ट परिशिष्ट प्रकाशित करते रहते हैं। देखने में ये अखबार के सामान्य पन्ने लगते हैं, लेकिन यह सीधा सीधा चीनी सरकार का प्रोपेगेंडा होता है। कुल मिलाकर भारतीय मीडिया में चीन की मजबूत होती पकड़ के ये उदाहरण चिंतित करने वाले हैं। कुछ समय पहले आप देखिए एक भारतीय पत्रकार राजीव शर्मा द्वारा पत्रकारिता की आड़ में चीन के लिए जासूसी का मामला सामने आया और अब इस अध्याय में न्यूज क्लिक का नाम भी जुड़ गया है। लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं। इनका नाम है विजय क्रांति के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। न्याय कसौटी पर संसद का निर्णय। ये आप देखिए संविधान के अनुसार किसी नए राज्य की स्थापना के लिए नियमों का निर्धारण संसद का विवेकाधिकार है। एक बार फिर से संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण की वैधता का मुद्दा चर्चा में। उच्चतम न्यायालय में इस पर हो रही सुनवाई पर कई विश्लेषकों और वादी पक्ष का यह दावा है कि सरकार का इस अनुच्छेद को अप्रभावी बनाने का निर्णय संविधान से सुसंगत नहीं था और इस आधार पर जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्रों में बांटना अवैध था। और उनका दावा है कि अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति को निर्णय लेने की शक्ति और चूंकि संविधान सभा का 1957 में ही विघटन हो गया था, इसलिए अनुच्छेद 370 एक स्थायी प्रावधान बन गया। और ऐसी स्थिति में 2019 में राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किए थे उसे संवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। याद रहे कि अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 में है, जिसका शीर्षक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 370 का शीर्षक जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान है। इस अनुच्छेद के खंड 3 में एक सार्थक प्रावधान यह भी कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को अप्रभावी बनाने के लिए एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। लेकिन इसके परंतु में उल्लेख है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति आवश्यक होगी। और प्रश्न यह है कि जब संविधान सभा विघटित हो तब इस परंतु का प्रभाव नहीं रहेगा, यानी कि विधानसभा का। और लेकिन क्या इस आधार पर इस अनुच्छेद के अर्थपूर्ण भाग को भी अप्रभावी बनाया जा सकता है? अगर ऐसा होगा तो संविधान के अर्थपूर्ण उपबंधों की विश्वसनीयता के संदिग्ध हो जाने की आशंका होगी और इस पर न्यायालय द्वारा अवश्य विचार किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने एक अहम मुद्दा उठाया। संविधान सभा की संसद और सर्वोच्च न्यायालय की तरह कोई स्थायी संस्था नहीं है। किसी भी संविधान सभा का जीवन अनिश्चित नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया था, जो उद्देश्य जम्मू कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार करना था। जम्मू कश्मीर संविधान बनने के बाद उसका कार्य पूरा हो गया और ऐसी स्थिति में आप देखिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले विधानसभा की सिफारिश की आवश्यकता बनाने पर इस पर प्रावधान का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यदि प्रावधान समाप्त हो जाता तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 370 में खंड 3 का मूल भाग बना रहेगा। प्रश्न यह है कि क्या संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 स्वतः स्थायी उपबंध बन गया है? ऐसी कोई बात संविधान में उल्लिखित नहीं है कि कोई भी उपबंध स्वतः अपने स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि संसद विधायिका को ही ऐसी शक्ति होनी चाहिए क्योंकि वह भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च है और ऐसे किसी भी कार्य के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता भी होगी। वादी पक्ष के वकील कपिल सिब्बल का यह भी कहना भी अनुचित है कि 370 हटाने के फैसला जनमत संग्रह से होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी इस बात से असहमति जताते हुए कहा, हमारा संविधान के तहत जनमत संग्रह की कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की स्थिति अन्य राज्यों के राज्यपाल से भिन्न रही है। उसे मूलतः सदा रियासत स्वीकार किया गया था। भारत के साथ एकीकृत होने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद उसे राज्यपाल कहा गया था। ऐसे राज्यपाल को तब शक्तियां मिल जाती जब आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं हो। इसी आधार पर 2019 में जम्मू कश्मीर सरकार के रूप में राज्यपाल से सहमति लेकर केंद्र द्वारा राज्य को संघ शासित क्षेत्र में बदलने का निर्णय लिया गया और जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के आधार पर अर्जन किया गया और फिर संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में उसका प्रवेश कराया गया। इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी नए राज्य के प्रवेश या स्थापना के नियमों और शर्तों का निर्धारण संसद का विवेकाधिकार है। इसके लिए आप देखिए वह विधि बना सकता है। जम्मू कश्मीर को नए राज्य के रूप में स्थापित करने और पहली एवं चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन के बाद वह पूरी तरह भारत के राज्य क्षेत्र का अभिन्न अंग बन गया है। ऐसी स्थिति में आप देखिए राज्यों के लिए विशेष उपबंधों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए कई अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हैं, लेकिन इससे आप देखिए संसद की शक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और संविधान के सभी उपबंध भारत की जनता द्वारा समर्थित और अधिनियमित हैं और संविधान ने ही विधि निर्माण के लिए संसद को सर्वोच्च संस्था बनाया है। इसकी सर्वोच्चता इस रूप में सिद्ध होती है कि अनुच्छेद 122 में संसदीय कार्यवाहियों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप रोका गया है। ऐसे में यदि आप देखते हैं कि संसद की विधि निर्माण की शक्तियों पर प्रश्न लगाते हैं तो यह भारत में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध है। संविधान सभा की अनुशंसा का उपबंध जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था ताकि भारत की सामरिकता प्रभावित ना हो और देश अखंड बना रहे। यह तत्कालीन परिस्थितियों की मांग थी। भारत के संविधान की मूल योजना राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने संसदीय प्रक्रिया से 2019 में नए आदेश जारी किए। यदि इसे एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति वाला कदम भी माने तो भी संविधान ने ही राष्ट्रपति या फिर सरकार को इससे संस्थागत शक्ति दे रखी है। देखना यह है कि शीर्ष अदालत इस विषय पर क्या रुख अपनाती है। सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है CBP श्रीवास्तव। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ भी एक कॉलम संघर्ष का मत, जीवन एक कर्म यात्रा है। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं हुआ। मानव जितना संघर्ष से रूबरू होता उतना ही निखरता है। तो संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं भी कह रहा हूँ आप लोगों से। लेकिन संघर्ष जो करते हैं ना उनका वो बर्बाद भी नहीं होते हैं, उनका टाइम बर्बाद भी नहीं जाता, उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। प्रधानमंत्री का जवाब आप देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसी पर चर्चा में। औद्योगिक विकास, बिहार में कई औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गए लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव हमेशा से बना हुआ है, इसलिए आप देखते हैं पिछड़ा हुआ बना रहता है ना। सहजीवन संबंधों के जाल में युवा, सहजीवन यानी कि लिव इन रिलेशन के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उसने कहा है कि केवल बालिग जोड़ी ही लिव इन रिलेशन में रह सकती है। यदि लिव इन में रहने वाला एक साथी नाबालिग है तो वह रिलेशनशिप मान्य नहीं होगा। नाबालिग साथी चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह संबंध वैध नहीं होगा। ये आप लोग देख रहे हैं कि आजकल ये आप देखिए हमारे देश की संस्कृति में ये ऐसा नहीं था अब, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे युवा नए होते जा रहे हैं, नई जमाने की बात करते हैं, तो उन्हीं में आप देखते हैं ऐसे भी हो रहे हैं। दरअसल संबंधों से जुड़ा भ्रम हो या आधुनिक होने के नाम पर उपजा भटकाव, वर्चुअल संसार में हुई मित्रता के बाद जीवन साझा करने का फैसला कर लेना हो या फिर मनचाहे रिश्तों को जीने का उन्माद हो, कम उम्र में ही बहुत से युवक युवतियां सहजीवन संबंधों के फेर में फंस रहे हैं। अभिभावक की समझाइश और समाज के नियमों को दरकिनार कर ऐसे रिश्तों को चुन रहे हैं जिनकी परिणति आपराधिक मामलों के रूप में होने लगी है। यही वजह है कि कोर्ट के अनुसार लिव इन में रह रहे जोड़े में एक साथी के नाबालिग होने पर रिश्ते को वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी नाबालिग लड़के या लड़की के साथ लिव इन में रहना चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप देखिए अपराध न्यायिक निर्णय की है। स्पष्टता बहुत से नाबालिगों को भटकाव से बचाने वाली तो है ही और सहजीवन जैसे संबंधों के चुनावों को लेकर सजग करने वाली भी है। चिंतनीय है कि हाल के वर्षों में न केवल सहजीवन रिश्तों में आपराधिक मामले बढ़े हैं बल्कि नाबालिगों के साथ भी आए दिन बर्बर घटनाएं हो रही हैं। कामुक शोषण, ब्लैकमेलिंग, मौखिक दुर्व्यवहार, तस्करी जैसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटी उम्र में ही सहजीवन जैसे उलझाऊ संबंधों का चुनाव उनका भविष्य भी बिगाड़ देता है। साथ रहने जीने के नाम पर चुनी गई दिशाहीनता शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन से जुड़े हर पक्ष को प्रभावित करती। कई नाबालिग लड़कियों के लिए ऐसे संबंध शारीरिक शोषण का कुचक्र बन जाते हैं। वहीं लड़कों के लिए भी ऐसे नासमझी भरे रिश्ते दिशाहीन करने वाले ही साबित होते हैं। असल में आप देखिए उम्र का यह पड़ाव तो
अपनों से जुड़ने और जीवन की जद्दोजहद सीखने समझने के लिए होता है। यह करियर की दिशा तय करने का भी समय होता है। तकलीफ देह है जिन रिश्तों का कोई भविष्य ही नहीं, उनके जाल में फंसकर युवाओं में अपना भविष्य ही दांव पर लगा देने का चलन बढ़ रहा है। देखने में यह भी आ रहा है कि सहजीवन संबंधों के मामले में प्रेम और संग साथ के बाद का निभाव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर उच्च शिक्षित जोड़ों में भी नहीं हो रहा है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी नई पीढ़ी को चेताने वाली है। सर्वोच्च ये आप देखें कि सामाजिक संबंधों कानूनी प्रक्रियाओं के सही मायने समझाने का उद्देश्य के लिए है। एक तरह से ध्यान दिया करिएगा, सलाह भी ले लिया करिएगा। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम है, ये भी देख सकते हैं। ये अधिकारों के विवाद पर विराम की जगी आस। देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था विधानसभा मुख्यमंत्री के तहत है, तो परंतु इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। लिहाजा प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में अक्सर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान जारी रहती है। इसी बीच दिल्ली प्रशासन एक ग्रेड अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अंतिम अधिकार उपराज्यपाल को सौंपने संबंधी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सचिवों आदि की नियुक्ति के अधिकार पर कायम संशय समाप्त हो गया है। दिल्ली ये है, आप देखिए नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वही बातें हो रही हैं। ये पहले फोटो बाद में काम, खरी खरी तंद कसा जाता है। घोटाला कहाँ तक पहुंची, जांच की आंच। ये आप देखिए रांची में जमीन घोटाले की बात हो रही है ना, झारखंड में। प्रभावी उपायों से बढ़ेगी आर्थिकी। किसी क्षेत्र में पर्याप्त अवसर वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की अपार संभावनाएं और जिनकी पहचान करते हुए प्रदेश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। यात्री वाहनों की बिक्री जुलाई में 2.57% बढ़ी। गेमिंग प्लेटफॉर्म हाइक ने 55 कर्मचारियों को निकाला। ऑनलाइन गेमिंग है। जी और सोनी के विलय पर NCLT ने लगाई मुहर। राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण ने। सैमसंग के गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 की रिकॉर्ड प्री बुकिंग हुई। स्वास्थ्य उत्पादों के प्रचारकों को खुद के बारे में भी बताना होगा। LIC का शुद्ध लाभ कई गुना बढ़कर आप देखिए 9,544 करोड़ हो गया। चुन सकेंगे फिक्स्ड ब्याज दर का विकल्प आप लोग। RBI ने मासिक किस्त पर तय करने की तौर तरीकों के बदलाव की मंशा जताई है। कर्ज को समय से पहले बंद करने की मिलेगी सुविधा। फ्रैक्शनलेस क्रेडिट सुविधा से संगठित वर्गों को होगा फायदा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा है कि फ्रैक्शनलेस क्रेडिट सुविधाओं के लिए डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। यह काम RBI की सब्सिडियरी कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कर रहा है। इसमें ये आप देखिए एयर इंडिया ने लॉन्च किया नया ब्रांड लोगो द विस्टा। कार्बन बजट की अधिक खपत कर रही है विकसित देश। ये संसद में प्रश्न कहा जा रहा है। सिविल सेवा उम्र के लिए नहीं बढ़ेगी कोई उम्र सीमा। ये आप देखिए ये भी बताया जा रहा है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग होने के बाद अंतरिम सरकार बनाने की कवायद हुई है। चलिए पाकिस्तान की बात करें तो ये पड़ोसी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। पाक में मानवाधिकार लोकतंत्र के सम्मान की बात करता रहेगा अमेरिका। ए रिपोर्ट में दावा इमरान सरकार को गिराने में थी अमेरिका की साजिश। कनाडा की कॉलेज ने रद्द किया स्वीकृति पत्र। भारतीय इसमें सैकड़ों छात्र परेशान हो रहे हैं। इसमें चीन की संवेदनशील तकनीक से जुड़ी कंपनियों में अमेरिका नहीं कर पाएंगे निवेश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पास किया कार्यकारी आदेश। यह आदेश निवेश पर लागू होगा। चीन ने विरोध जताते हुए फैसले को विकास बाधित करने वाला बताया। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए बाइडेन प्रशासन प्रतिबद्ध है। ट्विटर पर आप देखने लगा था $3.5 लाख का जुर्माना। एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से संबंधित सर्च वारंट का विवरण देने में देरी करने का एलन मस्क की ट्विटर पर $3.5 लाख का वो लगा था जुर्माना। ये आप देखिए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का ब्रिटेन में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच सद्भाव दर्शाने के पेश किया गया संगीत का विशेष कार्यक्रम। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में भाग लेंगे श्री रविशंकर और जैकलीन।
मैनहट्टन में होने वाली परेड का नेतृत्व श्री श्री रविशंकर करेंगे। इस बार मोटे अनाज का बढ़ावा देने में भारत की प्रयास भी दिखेगा, इसमें अच्छी बात है। आप देखिए इक्वाडोर में राष्ट्रपति प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या की गई। सोचिए ये हाल है, कोटो इसकी राजधानी है। समुद्री सुरक्षा को लाल सागर में उतरा अमेरिकी बेड़ा। मध्य पूर्व क्षेत्र लाल सागर में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने पांचवें बेड़े की तैनाती की। गुरुवार को रॉयल सऊदी नेवी फ्रिगेट 704 HMA ताइप यूएसए जहाज वाटन और डाक लेडेह जहाज यूएसए कार्टर हाल में ने लाल सागर में गश्त की है। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। 5 मैचों में T20 सीरीज के बाकी बचे 2 मैच फ्लोरिडा में होंगे। अमेरिका में बैंडीज पर भारी पड़ी टीम इंडिया। एशियाड से पहले 900 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने आगामी एशियाई खेलों से पहले ईडन गार्डन्स के ड्रेसिंग रूम में लगी आग, उपकरण जले। आप देखिए कोलकाता में सिंधु सात्विक चिराज की जोड़ी को 22 मिली। ये 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी को गुरुवार को यहां BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के ड्रा में पहले दौर में बाई लगी है। रामपाल बनी कोच। ओलंपिक रानी रामपाल ने भारतीय सब जूनियर महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ये मेजर लीग साकर में लियोन मेसी के पदार्पण में होगा विलंब। एशियाई खेलों के लिए टीम से बाहर किए जाने पर था हैरान, शिखर धवन साहब कह रहे हैं। संजय सिंह से बजरंग और विनेश को आपत्ति है। भारत के शीर्ष पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट साक्षी मलिक कथित रूप से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष न बन पाए। जापान के विरुद्ध सेमीफाइनल में ठोस प्रदर्शन जारी रखने उतरेगा भारत। अलकराज ने सेल्टन को दूसरे दौर में हराया। आप देखिए विंबलडन जीतने के बाद पहला मैच खेल रहे हैं शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने नेशनल बैंक ओपन के दूसरे दौर में आप देखिए वेन सेल्टन को मात दी है। संवेदनाओं का रखें ख्याल। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। विवादित क्षेत्र छोड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य में होगी फिशिंग। दिसंबर तक चीतों के लिए तैयार करने की योजना है। ये मध्य प्रदेश में ही। यहाँ आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। दादरा व नगर हवेली को बनाया गया था भारतीय गणराज्य का हिस्सा। 1961 में आज ही दादरा और नगर हवेली को भारत का विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गुजरात महाराष्ट्र के बीच स्थित इस क्षेत्र पर 1779 तक मराठाओं का और 1954 में पुर्तगाली साम्राज्य था। 1961 तक आप देखिए यहाँ की जनता ने अपना शासन चलाया। 18 वर्ष की अल्पायु में ही देश के लिए खुदीराम ने दिया था प्राणों का बलिदान। 1908 में आजी क्रांतिकारी खुशीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। भारत विरोधी फैसलों की वजह से आप देखिए किंग्सफोर्ड उनके निशाने पर था। खुदीराम के हमले में वह बच निकला और 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी। भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप दिलाने में यशपाल की रही भूमिका। क्रिकेटर यशपाल शर्मा का जन्म 1954 में आज ही के दिन लुधियाना में हुआ था। स्कूल के दौरान वह क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगे और 1973 में आप देखिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया। 1978 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला वनडे खेला और वर्ष 1979 में टेस्ट डेब्यू किया। 1983 में विश्व कप टूर्नामेंट में 34.28 की औसत से 240 रन बनाकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया। अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने 37 टेस्ट मैचों में 1606 रन बनाए। यशपाल भारतीय क्रिकेट टीम के राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे। ये आप देखें 270 मीटर की ऊंचाई पर संगीत की प्रस्तुति। ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार जी फिलिप ने हवा में 270 मीटर लगभग 885 फीट की ऊंचाई पर ब्लू माउंटेन में केबल कार पर अपना नया ट्रैक द
वर्स्ट पर्सन लाइव जारी किया है, देख लीजिए। स्कूली छात्रों का सारथी बनेगा आईआईटी का चैटबॉट। एआई आधारित पोर्टल पर पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नों का होगा जवाब, ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में उपयोगी होगा। देश भर में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अगले 3 माह में मिलेगी सुविधा। और चैटबॉट का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग लाइव मानव एजेंट के साथ सीधे संपर्क प्रदान करने के बदले टेस्ट या टेस्ट टू स्पीच के जरिए ऑनलाइन चैट किया जाता है। एआई आधारित चैटबॉट किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम है और इसमें पहले से कोई भी सवाल नहीं डाले जाते हैं। छात्र पाठ्यक्रम से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकता है। ग्रामीण अंचल की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे काम करेगा, इस पर काम करे शोधार्थी एआई आधारित चैटबॉट के डाटाबेस में पहले से कोई सवाल जवाब सुरक्षित नहीं होते हैं, बल्कि ये अपनी बुद्धि से जवाब देते हैं। आप इनसे कोई भी सवाल पूछकर अपना जवाब पा सकते हैं। ये उपयोगकर्ता के व्यवहार और उनके द्वारा पूछे गए सवालों के अनुसार सीखता है, अपने आप को बहुत तेज़ी से विकसित करता रहता है। कुछ नए फीचर्स भी विकसित करने की कोशिश है। विटामिन के की कमी से फेफड़ों की क्षमता पर पड़ता है असर, देख लीजिए। कक्षा में दी गई पर्यावरण शिक्षा बच्चों के दृष्टिकोण को नहीं बदलती है, शोध कह रहा है। अद्भुत खगोलीय घटनाओं से भरा रहेगा अगस्त। शुक्रवार से शुरू होगा उल्कापिंड, 13 को शुक्र होगी पृथ्वी व सूर्य के मध्य, और 27 को शनि आएगा पृथ्वी के नज़दीक। 31 को नजर आएगा दूसरा सुपरमून। अमेरिका में बच्चों को बचाने के लिए भालू ने से भिड़ा कुत्ता, अमेरिका। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा।